बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि हम लोग चैप्टर नंबर 8 की थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं। अब वक्त आ गया कि हम चैप्टर नंबर 8 के शॉर्ट क्वेश्चंस देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन से। उसकी स्टेटमेंट मैं पढ़ता हूँ आपके सामने। वो कहता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टेशनरी वेव। ये दो किस्म की वेव्स है जिनको हम लोगों ने थ्योरी में बहुत डिटेल में डिस्कस किया। सबसे पहले तो हम इनकी डेफिनेशन के हिसाब से देखते हैं कि क्या फ़र्क है। तो अगर हम देखें प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है, ज़रा इमेजिन करें कि मेरे पास एक सपोर्ट है, उस सपोर्ट से एक रोप या कोई स्ट्रिंग वगैरह अटैच है। अब ज़रा इमेजिन करें कि मैं इस अटैच स्ट्रिंग को अचानक से एक झटका देता हूँ। जैसे मैं इसको एक झटका दूंगा तो एक वेव जो है वो इसके अंदर एक उस एंड से जहाँ से मैंने उसको झटका दिया वहाँ से इस सपोर्ट की तरफ मूव करेगी। ये जो वेव है ना, जो यहाँ से चल रही है और दूसरे एंड तक एनर्जी को पहुंचा रही है, एनर्जी को लेकर जा रही है, इस वेव को हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव वेव। इसका एक और नाम भी है ट्रैवलिंग वेव। क्यों ये नाम है? क्योंकि नजर आ रहा है कि हमारे पास एनर्जी जो है वो एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रैवल कर रही है प्रॉपरली। तो व्हाट इज प्रोग्रेसिव वेव? अ डिस्टर्बेंस इन विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस आर कॉल्ड प्रोग्रेसिव वेव्स। ठीक है, तो एनर्जी जो है इसमें ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह। आइए स्टेशनरी वेव्स को देखते हैं। स्टेशनरी वेव्स हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ी हैं, तो आप लोगों को मालूम है स्टेशनरी वेव में इस तरह से लूप्स बनते थे। ठीक है ना। अब ये लूप में ये जो पॉइंट है, ये नोड है, ये नोड रेस्ट पर होता है। यहाँ पर भी एक पॉइंट नोड है। अब ये जो दो नोड्स हैं ये तो रेस्ट पर हैं, तो एनर्जी जब इस नोड पर पहुंचेगी तो वो आगे नहीं जा सकती दूसरे एंड तक, बल्कि एनर्जी को यहाँ पर इस पॉइंट पर वापस रिफ्लेक्ट होना पड़ेगा। तो यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये एक वैसी वेव है जिसमें एक पॉइंट से दूसरे एंड तक एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी। यहाँ तो जहां आपने झटका दिया था रोप को, वहां से दूसरे एंड तक एनर्जी ट्रांसफर होती थी, लेकिन आपके यहाँ एनर्जी दो नोड्स के दरमियान में कन्फाइंड हो जाएगी, क्योंकि नोड रेस्ट पर होता है, वो एनर्जी को आगे नहीं जाने देता, तो एनर्जी वहां से रिफ्लेक्ट हो जाती है वापस। इसका मतलब इसमें हम कह सकते हैं कि एनर्जी अगर यहाँ से चली है तो वो वहां तक नहीं पहुंचेगी, बल्कि वो इसी नोड से मुड़कर वापस आ जाएगी और फिर वापस इस नोड से मुड़कर इधर चली जाएगी, तो दो नोड्स के दरमियान फंस जाएगी, कन्फाइंड हो जाएगी। ये हमारे पास डेफिनेशन है, अ डिस्टर्बेंस इन विच एनर्जी इज कन्फाइंड बिटवीन टू पॉइंट्स। एनर्जी दो पॉइंट्स के दरमियान फंस जाती है, इज कॉल्ड अ स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव। तो स्टैंडिंग क्यों बोल दिया? क्योंकि यहाँ पर एनर्जी दो पॉइंट्स के दरमियान खड़ी रह गई है। और उसको ट्रैवलिंग क्यों बोला था? क्योंकि वहां एनर्जी जो है वो एक पॉइंट से एंड तक ट्रैवल करते हुए गई थी। ये तो हमारे पास दो बातें होगी, दोनों की डेफिनेशन और दोनों की डायग्राम। तीसरा फर्क अब देखते हैं। तीसरा फर्क ये है कि इमेजिन करें हमारे पास यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। अब मैंने जब इसको झटका दिया तो ये एनर्जी जब ट्रैवल करेगी, जब वो इधर पहुंचेगी तो यहाँ पर भी इस पॉइंट को मूव करवा देगी ऊपर को। फिर जब वो यहाँ पहुंचेगी एनर्जी, तो वो यहाँ पर क्रस्ट आ जाएगा, तो इस पॉइंट को ऊपर होना पड़ेगा। फिर यहाँ पहुंचेगी तो इस पॉइंट को ऊपर मूव करना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ से लेकर जहां से एनर्जी स्टार्ट हुई थी एंड तक, हर पॉइंट में से जब एनर्जी मूव करेगी, एनर्जी पास करेगी, तो हर पॉइंट को मूव करवाते हुए जाएगी। यानी कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो रेस्ट पर रह सके, क्योंकि एनर्जी जब जिस भी पॉइंट पर पहुंचेगी वो उसको मूव करवा देगी। तो यहां से हम कह सकते हैं नो पार्टिकल इज परमानेंटली एट रेस्ट। पर ट्रैवलिंग वेव के अंदर कोई ऐसा पार्टिकल होता ही नहीं जो परमानेंट रेस्ट पर है, फुल रेस्ट पर हो, ऐसा नहीं हो सकता। डिफरेंट पार्टिकल्स अटेन द स्टेट ऑफ मोमेंटरी रेस्ट एट डिफरेंट इंस्टेंट। हाँ, ये है कि थोड़ी देर के लिए रेस्ट पर था, हमेशा नहीं रहेगा। ठीक है, एक मोमेंट के लिए, एक लम्हे के लिए तो रेस्ट पर है, लेकिन जब एनर्जी यहाँ पर पहुंचेगी तो फिर इसको मूव करवा देगी। इसका मतलब मोमेंटरी रेस्ट तो हो सकता है, एक लम्हे के लिए तो रेस्ट हो सकता है किसी के पास, लेकिन परमानेंट रेस्ट जो है वो किसी भी पार्टिकल के पास नहीं होगा। लेकिन यहाँ गौर करें, आपको मालूम है ये जो नोड है ये तो परमानेंट रेस्ट पर ही रहता है। इसका मतलब स्टेशनरी वेव्स में कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो परमानेंट रेस्ट पर होते हैं। ठीक है ना, तो ये नया फर्क है। इन स्टेशनरी वेव्स सम पार्टिकल्स आर एट परमानेंट रेस्ट, दीस पॉइंट्स आर कॉल्ड नोड्स, एनर्जी इज कन्फाइंड बिटवीन टू नोड्स, मैं आपको पहले बता चुका हूं। अगला फर्क देखें, द एम्पलीट्यूड ऑफ ईच पार्टिकल इज द सेम बट द फेज चेंजेस कॉन्टिन्यूसली। जब यहाँ पर ये पार्टिकल का एम्पलीट्यूड इतना है ना, ये इतना ऊपर गया, ये एम्पलीट्यूड होता है ना, तो जब यही वेव इधर पहुंचेगी तो ये पार्टिकल भी तो इतना ऊपर जाएगा। फिर यही वेव जब यहाँ पहुंचेगी, ये पार्टिकल को इतना ऊपर लेकर जाएगी, इसको भी उतना ऊपर लेकर जाएगी। हर एक जैसे एम्पलीट्यूड पर आएगा, लेकिन एक वक्त में नहीं आएगा। यानी जिस वक्त ये पार्टिकल एम्पलीट्यूड पे, उस वक्त वो तो रेस्ट पर है, वो तो इक्विलिब्रियम पर है, लेकिन जब वो आएगा बाद में, तब वो कितना एम्पलीट्यूड कवर करेगा? उतना ही जितना पहले पार्टिकल ने किया था। फिर जब अगले की बारी आएगी, कुछ देर बाद आएगी, लेकिन जब आएगी
तो एम्पलीट्यूड उतना ही होगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एम्पलीट्यूड ऑफ ईच पार्टिकल इज सेम एम्पलीट्यूड होगा हर वक्त नहीं, यानी हर लम्हे सबका सेम नहीं होगा, किसी का पहले आ चुका होगा एम्पलीट्यूड, किसी का बाद में आना होगा, लेकिन सेम आएगा, बट द फेज चेंजेस कॉन्टिन्यूसली। जरा देखते हैं वहां पर हम क्या लिखेंगे, इन स्टेशनरी वेव्स द एम्पलीट्यूड ऑफ डिफरेंट पार्टिकल इज डिफरेंट। क्यों? ये देखें, इसका एम्पलीट्यूड हमेशा जीरो रहना है, ये जो पार्टिकल है ये इतना ऊपर नीचे मूव कर रहा है, और ये जो पार्टिकल है ये इतना ऊपर नीचे मूव कर रहा है, तो ये इतना ही करता रहेगा, ये इसका एम्पलीट्यूड है। ये वाला पार्टिकल इतना नहीं मूव करेगा कभी भी, ये इतना ही मूव करता रहेगा, यानी इसका एम्पलीट्यूड कुछ और है, इसका एम्पलीट्यूड कुछ और है, नोड का कुछ और है। तो हमारे पास डिफरेंट पार्टिकल्स की डिफरेंट एम्पलीट्यूड है। डिफरेंट पार्टिकल इज डिफरेंट रेंजिंग फ्रॉम जीरो, यानी कम से कम एम्पलीट्यूड कितना है, जीरो है, फिर यहां से एम्पलीट्यूड बढ़ता जा रहा है और एंटी नोड पर आकर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, जीरो एट नोड्स टू मैक्सिमम एट एंटी नोड्स। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ गई कि प्रोग्रेसिव वेव और स्टेशनरी वेव्स में क्या फर्क है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे सॉल्व करना है। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट पढ़ता हूं। वो कहता है क्लियरली एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव। अब फिर हमें एक डिफरेंस क्रिएट करना है, लेकिन अब लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव में फर्क करना है। लॉन्गिट्यूडनल वेव को पहले आप अंडरस्टैंड करें, जरा देखें, जैसे साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ये हवा की लहरें हैं या लेयर्स हैं। जब आप इसमें साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो आप लोगों को मालूम है कि ये लेयर्स ऐसे ऐसे मूव करना शुरू हो जाती हैं, ऐसे ऐसे मूव कर रही हैं, यानी ये देखें वाइब्रेशन किस डायरेक्शन में है, वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स या वाइब्रेशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल जो है वो एक्स एक्सिस में वाइब्रेट करें। अच्छा, जब ये इस लेयर को मूव करेगी, इसको आगे धक्का देगी, फिर वापस आ जाएगी, लेकिन अगली वाली आगे को धक्का देगी, वापस आ जाएगी, वो अगली वाली आगे को धक्का देगी, वापस आ जाएगी। ये जो डिस्टर्बेंस है ये आगे से आगे चलता जाएगा, तो डिस्टर्बेंस भी कहाँ जा रहा है, एक्स एक्सिस में, और वाइब्रेशन जो है वो भी कहाँ है, एक्स एक्सिस में। तो इसका मतलब वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल और वेव जो है वो एक ही डायरेक्शन में होंगे, पैरेलल होंगे। ऐसी वेव जिसमें ऐसा हो उसे हम कहते हैं कि ये एक लॉन्गिट्यूडनल या कंप्रेशनल वेव्स है। तो जरा देखिए, इन लॉन्गिट्यूडनल वेव द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट ये पैरेलल टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव, ऐसे ना, दोनों ही एक्स एक्सिस में, पार्टिकल भी एक्स एक्सिस में ट्रैवल कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, और डिस्टर्बेंस भी एक्स एक्सिस में ही चलता जा रहा है आगे। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव में ऐसा नहीं होता। जरा इमेजिन करें कि हमारे पास यहाँ एक पार्टिकल इमेजिन करें, वो पार्टिकल क्या कर रहा है, वो पार्टिकल ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर नीचे, यानी अपनी जगह पर ऐसे मूव कर रहा है। कौन सा एक्सिस बन रहा है, ये वाई एक्सिस में वाइब्रेट कर रहा है, ये देखिए वाइब्रेट। लेकिन जब वो ऐसे वाइब्रेट करेगा तो ये डिस्टर्बेंस तो आगे को ही जाना है, यानी वेव एक्स एक्सिस में आगे को जा रही है, जबकि पार्टिकल वाई एक्सिस में मूव कर रहे हैं, यानी तो परपेंडिकुलर बन जाएगा। इसे कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। In transverse wave, the particles of the medium vibrate perpendicular to the direction of propagation of wave. तो ये हमारे पास एक फर्क आ गया लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर में, एक डेफिनेशन का और एक डायग्राम का। ठीक है, तो एक ये डिफरेंस हो गया, एक ये डिफरेंस हो गया। आगे देखते हैं, जरा गौर से देखिए, आपके पास जो लॉन्गिट्यूडनल वेव बनी है, उस लॉन्गिट्यूडनल वेव में कुछ जगह ऐसी है जहां मॉलिक्यूल बहुत करीब करीब है, देख रहे हैं आप लोग, इसे कहते हैं कंप्रेशन। कुछ जगह आप देख रहे हैं ये वाली जगह जहां मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर है, इसे कहते हैं रेयरफेक्शन। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफेक्शन। कंप्रेशंस आर द प्लेसेस वेयर द मॉलिक्यूल्स आर क्राउडेड, बहुत करीब करीब होते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब जरा देखिए, वहां अगर आप देखें तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन तो नहीं हो रहा। अगर आप एक लाइन ड्रॉ करें इक्विलिब्रियम की, तो आप देखेंगे वेव का कुछ हिस्सा इक्विलिब्रियम से ऊपर है और कुछ हिस्सा इक्विलिब्रियम से नीचे है। ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसे हम कहते हैं क्रस्ट, नीचे वाला पोर्शन होता है इसे हम कहते हैं ट्रफ। इसका मतलब ट्रांसवर्स वेव कंसिस्ट ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ। तो एक फर्क ये भी है, वहां कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बनते हैं लॉन्गिट्यूडनल के अंदर, जबकि ट्रांसवर्स के अंदर जो है वो क्रस्ट और ट्रफ बनते हैं। उसके बाद आपको मालूम है, जहां मॉलिक्यूल बहुत करीब करीब हो जाए, मॉलिक्यूल की तादाद ज्यादा हो जाए, वहां प्रेशर बढ़ जाता है, यानी कंप्रेशर के अंदर मैं कह सकता हूँ हाई प्रेशर होगा। जबकि यहाँ मॉलिक्यूल बहुत कम है, ना होने के बराबर है, तो प्रेशर बहुत लो हो जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स ही नहीं है तो प्रेशर कहाँ से आएगा भाई। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास पूरी वेव है उसमें हर जगह प्रेशर सेम नहीं है, कहीं प्रेशर हाई है जैसे इन जगहों पर, और कहीं प्रेशर लो है जैसे इन जगहों पर। तो देयर इज अ प्रेशर वेरिएशन इन लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो अब वाला पॉइंट ये है कि प्रेशर जो है वो हर जगह सेम नहीं होगा, प्रेशर वेरी करेगा। जबकि यहाँ पर कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का चक्कर नहीं है, तो यहाँ प्रेशर क्या होगा, हर जगह पर कांस्टेंट होगा। उसके बाद याद रखिएगा, ये जो वेव्स है ना, ये सिर्फ मैकेनिकल वेव्स हो सकती है। मैकेनिकल वेव्स वो होती है जिनके चलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। तो जिनके चलने के लिए मीडियम की जरूरत होगी वो लॉन्गिट्यूडनल हो सकते हैं, या उलट कहूं अगर मैं तो कहूंगा लॉन्गिट्यूडनल सिर्फ मीडियम में ही चल सकती है।
वैक्यूम वाली जो वेव्स होती है ना, जिन्हें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, वो लॉन्गिट्यूडनल नहीं होती, वो ट्रांसवर्स वेव होती है। इसलिए हम कहते हैं कि जो ट्रांसवर्स वेव है वो मैकेनिकल तो हो ही सकती है, लेकिन वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी हो सकती है। ये सिर्फ मैकेनिकल हो सकती है, वो मैकेनिकल के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जैसे लाइट है, तो लाइट जब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, उसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती, तो वो जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो ट्रांसवर्स होती है नेचर में। उसके बाद जी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज्ड। एक और इंपॉर्टेंट बात, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को हम पोलराइज नहीं कर सकते, जबकि ट्रांसवर्स वेव्स हैं वो पोलराइज हो सकती हैं। इनको डिटेल में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 में पोलराइजेशन के आर्टिकल में पढ़ा है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब जरा चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करना है। तो आइए स्टूडेंट्स जरा देखते हैं कि इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कहती है। वो कहती है कि हाउ आर बीट्स यूजफुल इन ट्यूनिंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे गिटार हो गया, सितार हो गया, वायलिन हो गया, इनको ट्यून करते हुए बीट्स कैसे यूज हो सकती हैं। लेकिन उसके लिए पहले पता होना चाहिए ना कि बीट्स क्या है। जरा स्टूडेंट्स इमेजिन करें कि मेरे पास एक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज है, कोई साउंड वेव है। बल्कि इमेजिन क्या करना, मैं आपके सामने ये 1000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सुनाता हूं। तो जरा देखिए, आपको देखा ये जो मैंने इस वक्त साउंड जनरेट किया ये 1000 हर्ट्ज की है। अब मैं एक और साउंड जनरेट करने लगा हूं और वो साउंड जो है वो 1005 यानी 1005 हर्ट्ज की है। तो उसको सुन लें, ये भी तकरीबन वैसे ही आपको सुनाई दे रही है। लेकिन मजा तब आएगा जब मैं इन दोनों वेव्स को इकट्ठे सुनाऊंगा, क्योंकि जब दोनों वेव्स को इकट्ठे सुनाएंगे क्योंकि फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है ना, एक 1000 हर्ट्ज है और दूसरी 1005 हर्ट्ज है। तो जरा देखिए क्या इफेक्ट होता है। तो आपने देखा कि हमारे पास साउंड जो है वो कभी कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है। अगर आप दोबारा गौर से सुने तो एक दफा आप फिर से इसको ट्राई करें कि अंडरस्टैंड करें कि हमारे पास दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की जब साउंड एक साथ सुने तो क्या होता है। देखिए जी, तो ये है हमारे पास बीट। ये जो नई साउंड बनी है ना, जिसकी आवाज जो है वो कम भी हो रही है, ज्यादा भी हो रही है, जिसकी लाउडनेस बढ़ भी रही है, कम भी हो रही है, इसे हम कहते हैं कि ये एक बीट है। अब जरा सोचें थोड़ी देर के लिए, एक ऑर्केस्ट्रा जहां पर आप लोग जानते हैं कि एक वायलिन नहीं बल्कि बहुत से लोग वायलिन बजा रहे होते हैं। अब सोचें अगर दोनों या तीनों या चार जितने भी वायलिन है उनकी फ्रीक्वेंसी सेम ना हुई और फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस हुआ तो फिर कैसे आवाज आएगी, ऐसे आवाज आएगी। और वो जो वायलिन की आवाज है, सबके वायलिन की आवाज कुल मिलाकर जो रिजल्टेंट वेव बनेगी वो कभी ज्यादा हो रही होगी, लाउडनेस कभी बढ़ रही होगी, कभी लाउडनेस कम हो रही होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर हम दो वेव्स को एक साथ सुने जिनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो तो लाउडनेस जो है यानी एम्पलीट्यूड जो है वो कभी कम होगा, कभी ज्यादा होगा। और ये तो बहुत अनोइंग थिंग हो सकती है, इसमें तो बहुत परेशानी होगी सुनने वालों को। तो अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, जरा मैं आप लोगों को बताता हूं कि हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। दोबारा से इस आवाज को सुने। अब मैं क्या करता हूं, मैं इनकी फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है ना, जो 5 था ना, एक 1000 हर्ट्ज की थी, दूसरी 1005 हर्ट्ज की थी, मैं इनकी फ्रीक्वेंसी को कम करने यानी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कम करने की कोशिश करता हूं। तो जरा देखिए, तो आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कम किया, वो जो हमारे पास आवाज ऊंची नीची हो रही है यानी जिसमें लाउडनेस बढ़ रही है, कम हो रही है, वो बहुत कम होना शुरू हो गया। अब मैं क्या करने लगा, मैं दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर ही कर देता हूं। तो जरा देखिए, जब मैं दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर करूंगा तो अब मैं दोनों को इकट्ठा सुनाता हूं, और हालांकि दोनों वेव्स इकट्ठी हैं लेकिन अब आपको कोई बीट सुनाई नहीं दे रही। तो ये तो अच्छी बात है। अगर आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी चाहते हैं कि बीट ना हो तो आप उनको ट्यून करेंगे। ट्यून का मतलब है उनकी फ्रीक्वेंसीज बराबर करेंगे, जैसे मैंने अभी यहां पर किया। और इस सूरत में जब आप बराबर कर देंगे तो फिर हमारे पास बीट्स प्रोड्यूस नहीं होंगे। तो यही काम हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ भी करेंगे। तो जरा देखिए, बाय ट्यूनिंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वी मीन टू सेट इट टू प्रोड्यूस अ नोट ऑफ डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी। जब हम कहते हैं कि किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को हम लोगों ने ट्यून करना है तो इसका मतलब मैं चाहता हूं कि वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट किसी खास फ्रीक्वेंसी पर चले। फॉर दिस पर्पज वी टेक अ स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ नोन फ्रीक्वेंसी। हम एक और स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट लेंगे, ठीक है,
और जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है हम उसके साथ उसको फ्रीक्वेंसी को मैच करेंगे, बराबर करेंगे। द अनट्यून्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड द स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट आर साउंडेड टुगेदर, उनको इकट्ठा पहले चलाएंगे। एट फर्स्ट द नंबर ऑफ बीट्स विल बी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, शुरू में आवाज ऊंची नीची होगी, बीट्स पैदा होंगी, जैसे मैंने अभी बताया। इसका मतलब क्या है कि आपका जो अनट्यून्ड इंस्ट्रूमेंट है और जो स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट है उनमें फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है, तभी तो बीट्स प्रोड्यूस हो रही है, तभी तो आवाज कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे आ रही है। तो आप क्या करेंगे जी, एज द टू नोट्स अप्रोच अ हार्मोनिक रिलेशनशिप द फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट डिक्रीजेस एंड इवेंचुअली बिकम्स जीरो। अब आप क्या करेंगे, जो आपका इंस्ट्रूमेंट आप उसको ट्यून करेंगे, यानी उसकी जो स्ट्रिंग है उसको टाइट या लूज करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता बीट्स कम होना शुरू हो जाएंगी। एक वक्त आएगा कि बीट नहीं प्रोड्यूस होंगी, आवाज ऊंची नीची नहीं होगी, बल्कि आवाज कांस्टेंट लाउडनेस पर चलेगी। जब ऐसा हो जाए इसका मतलब क्या है कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मैच करके ही है। When this happens, यानी कि जब हमारे पास बीट्स खत्म हो जाए, the musical instruments will produce the note of desired frequency and is said to be tuned. In this way, beats become useful in tuning a musical instrument. तो देखें, आपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को ट्यून किया ना, लेकिन किसके जरिए किया? आपने बीट के इस कॉन्सेप्ट के जरिए किया। चलते हैं फर्स्ट बोर्ड पर, देखते हैं कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो आइए स्टूडेंट्स जरा देखते हैं कि फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कहती है। कहता है टू वेव पल्सेस traveling in opposite direction completely cancel each other as they pass. What happens to the energy possessed by waves? इसको एक डायग्राम में समझते हैं। ये देखें, ये मेरे पास दो पल्सेस हैं। यहाँ आप यूँ समझिए एक रस्सी थी, मैंने एक रस्सी को यहाँ ऊपर को झटका दिया तो एक पल्स जनरेट की है, और दूसरी तरफ रस्सी को नीचे को झटका दिया तो उसमें भी एक पल्स जनरेट हुई है। ये दोनों पल्सेस, एक क्रस्ट है एक ट्रफ है, यहाँ कहीं दरमियान में मिलेंगी ना, और जब ये मिलेंगी तो क्रस्ट के ऊपर ट्रफ आ जाएगा। आप लोग जानते हैं क्रस्ट के ऊपर जब ट्रफ आ जाए तो इसे तो हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का नतीजा क्या होता है? वेव्स एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। अब वो ये कहता है कि अगर वेव्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी तो एनर्जी इसके पास भी थी, एनर्जी इसके पास भी थी, लेकिन जब वो मिली तो एनर्जी कहाँ गई? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो कहता है कि एनर्जी कहीं भी नहीं जा सकती, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, एनर्जी कंजर्व रहती है। तो उसका आंसर ये है कि जब ये आपस में मिलेंगे ये एक दूसरे को एक लम्हे के लिए कैंसल जरूर करेंगे, लेकिन उसके बाद ये जो वेव है जो यहां से आ रही थी ये क्रॉस करके आगे चली जाएगी, तो थोड़ी देर बाद फिर आपको यहां पर आगे एक ट्रफ जाता हुआ दिखाई देगा और यहां आपको आगे जाते हुए एक क्रस्ट जाता हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब जिस तरह से शुरू में एक क्रस्ट और ट्रफ था, अब भी हमारे पास एक क्रस्ट और एक ट्रफ मौजूद है, यानी टोटल एनर्जी वैसी की वैसी है। तो इसका मतलब एनर्जी कंजर्व रहती है, एनर्जी जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती। ये सारी बातें जो मैंने आपको अल्फाजों में बयान की हैं अभी मैं आपको बता देता हूं यहां से पढ़ के। When two wave pulses traveling in opposite direction completely cancel each other as they pass but their energy remain conserved. पहली बात तो उसने बता दी कि भाई वो कैंसिल करेंगे लेकिन एनर्जी कंजर्व रहेगी। कैसे जी? अब डिटेल पढ़ते हैं। वो कहते हैं कंसीडर द सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन का मतलब होता है मिलना। जैसे ये दो वेव्स जो हैं जब यहां पर इकट्ठी ये सुपरपोज कर रही हैं, मिल रही हैं, of two equal and opposite pulses as shown in figure, जैसे डायग्राम में दिखाया। At the instant of complete overlap, इस लम्हे की बात कर रहा है, एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर आ गया, ओवरलैप कर लिया। There is no resulting displacement of the particles of the medium. It means that the effect of one of the pulses on the displacement of a given particle of the medium is cancelled by the effect of the other pulse. यहाँ पर क्योंकि क्रस्ट के ऊपर ट्रफ आएगा, ये वाली एनर्जी पार्टिकल को ऊपर को खींचने की कोशिश करेगी, जबकि ये वाली एनर्जी पार्टिकल को नीचे खींचने की कोशिश करेगी, जिस वजह से पार्टिकल ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा बल्कि दरमियान में रहेगा, कैंसिल हो जाएगा ना। दिस इज बिकॉज, क्यों ऐसा होगा, क्यों कैंसिल हो जाएगा? बिकॉज अपवर्ड पुल ऑफ वन पल्स इज बैलेंस्ड बाय द डाउनवर्ड पुल ऑफ द अदर पल्स। एक पल्स जो है वो अपवर्ड पुल कर रही है, एक पल्स डाउनवर्ड पुल कर रही है, बैलेंस हो जाएगा। Once the two pulses pass through each other, जब वो एक दूसरे से निकल जाएंगे, यहां से ये वाली इधर चली जाएगी और ये वाली इधर चली जाएगी, तो फिर से हमारे पास क्रस्ट और ट्रफ का वजूद वापस आ जाएगा। तो once the two pulses pass through each other, there is still an upward displaced pulse and a downward displaced pulse. अभी भी हमारे पास एक क्रस्ट और ट्रफ मौजूद है, heading in the same direction as they were heading before the interference। यानी क्रस्ट इधर जा रहा था ना, तो अभी भी क्रस्ट इधर को ही जा रहा है, ट्रफ इधर आ रहा था ना, तो अभी भी ट्रफ इधर को ही जा रहा है। तो इससे क्या साबित हुआ कि अभी भी एक क्रस्ट और एक ट्रफ वैसे ही मौजूद है जैसे सुपरपोजिशन से पहले मौजूद था। इसका मतलब एनर्जी अभी भी कंजर्व्ड है, उतनी ही है। चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो आइए स्टूडेंट इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। What are the conditions of constructive and destructive interference? देखिए कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए भाई इंटरफेरेंस कब होगा।
इंटरफेरेंस होगा तो फिर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं वो कंडीशंस बयान करूंगा जो इंटरफेरेंस के लिए जरूरी है। तो जरा देखते हैं, द सोर्सेज ऑफ द वेव्स मस्ट बी कोहेरेंट। पहली कंडीशन क्या है, वेव्स कोहेरेंट होनी चाहिए, मतलब उनका कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए, आइडेंटिकल वेव्स होनी चाहिए, ठीक है। द वेव्स शुड हैव सेम वेवलेंथ, दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम होनी चाहिए। वेव्स मस्ट ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन इन सेम मीडियम। ये वो चीजें जो हम लोग थ्योरी में पढ़ी हैं, तो इंटरफेरेंस करने के लिए ये चीजें जरूरी हैं। अब कंस्ट्रक्टिव कब होगा, जब ये तीनों शर्तें पूरी करती हुई दो वेव्स ऐसे मिले कि एक के क्रस्ट के ऊपर दूसरे का क्रस्ट आए, लाइक दिस। ये एक वेव है, इसका क्रस्ट आ रहा है, दूसरे का क्रस्ट आ रहा है, तो अब जब ये दोनों का क्रस्ट होगा तो ये मेरे पास एक बड़ा क्रस्ट बनेगा, यानी एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करने की बजाय एक दूसरे के इफेक्ट को ऐड करेंगे, इनहांस करेंगे। इसे कहते हैं कि ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। ये कब होता है, इफ क्रस्ट ऑफ वन वेव फॉल्स ऑन द क्रस्ट ऑफ द अदर वेव देन दे सपोर्ट ईच अदर, सच इंटरफेरेंस इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये कब होगा, जब पार्ट डिफरेंस कितना होगा, 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा अप टू m लैम्डा कह सकते हैं। इसकी मजीद डिटेल डिस्कशन अगर देखनी है आप लोगों ने, तो उसके लिए आपको पूरा आर्टिकल देखना पड़ेगा। तो यहाँ हम सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से बात करेंगे। कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का क्या होगी, अगर एक के क्रस्ट के ऊपर दूसरे का ट्रफ आए, ठीक है। इफ क्रस्ट ऑफ वन वेव फॉल्स ऑन द ट्रफ ऑफ द अदर वेव, ये देखिए इसमें देखिए इस वेव का क्रस्ट आ रहा है, ये पार्टिकल को ऊपर को खींचने की कोशिश कर रहा है, इसका ट्रफ आ रहा है, ये पार्टिकल को नीचे को खींचने की कोशिश करेगा, तो पार्टिकल तो फिर यहीं का यहीं रहेगा, ये वाले पार्टिकल भी यही रहेंगे, ये वाले भी यही रहेंगे, तो हमारे पास सारे पार्टिकल अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेंगे, यानी वेव्स ने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, ठीक है। If crust of one wave falls on the trough of the other wave, they cancel each other. Such an interference is known as destructive interference. ये कब होगा, जब पार्ट डिफरेंस आधा लैम्डा, लैम्डा बाय 2, 1.5 लैम्डा, 1.5 मतलब 3/2 लैम्डा 1.5, 2.5 लैम्डा यानी 5/2 लैम्डा, तो इसको हम जनरल फार्मूला m+1/2 लैम्डा लिख सकते हैं। तो ये वो कंडीशंस है जो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जरूरी है। ये था हमारा आज का लेक्चर स्टूडेंट्स। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।